हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सोशल साइंस पेडागोजी हम कर रहे हैं सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, और इसमें हम एक चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। बाकी आज की इस क्लास में हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए चैप्टर की, जो कि है NCF 2005 एंड टेक्स्ट बुक्स इन सोशल स्टडीज़। तो NCF 2005 क्या है और सामाजिक अध्ययन में जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका क्या रोल है, तो इसके बारे में हम जानेंगे इस क्लास में। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने दो भागों में बांट दिया है। एक भाग हम आज करेंगे और एक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें लगभग आपके 60 से 70 क्वेश्चंस पूछे गए हैं CTET के प्रीवियस ईयर्स में, और बाकी जो भी एग्जाम्स हैं उनमें भी इसके क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो जाता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे और दोनों वीडियोज़ देखेंगे तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। सोशल मीडिया पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन थॉट के साथ। थॉट है हमारा, डेवलप अ पैशन फॉर लर्निंग, इफ़ यू डू यू विल नेवर सीज टू ग्रो। तो सीखने के लिए एक जुनून पैदा कीजिए, यदि आप कर लेंगे तो आपका विकास कभी नहीं रुकेगा। इसका मतलब ये है कि चाहे आपको कुछ भी सीखने को मिले या फिर कहीं से भी सीखने को मिले, तो अगर आप उसके लिए एक जुनून पैदा करेंगे सीखने के लिए, तो आपका विकास कभी नहीं रुकेगा। आपका जो डेवलपमेंट है वो एक बेहतरीन तरीके से होगा। कभी भी आपका वो सीखा हुआ काम आ सकता है। कभी भी आप कुछ भी सीखते हैं तो एक तरह से आपकी स्किल डेवलप हो रही है। तो स्किल्स डेवलप होती है जितना भी आप सीखते हैं, तो अपने आप को सीखने के लिए हमेशा तैयार रखें और सीखते रहें, चाहे जो भी मिले सीखने के लिए या जहाँ से भी मिले, चाहे आपको छोटों से सीखने को मिले या फिर बड़ों से कुछ सीखने को मिले। तो सीखना जो है वो बेहद ज़रूरी है कुछ करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे NCF 2005 की। NCF की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो बेसिकली ये करिकुलम के बारे में बताते हैं, पाठ्यचर्या के बारे में बताते हैं कि पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए या करिकुलम कैसा होना चाहिए। बच्चों को जब हम पढ़ाएंगे तो किस तरह से वो करिकुलम हम डिज़ाइन करें जिससे बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सिखा पाएँ। तो बेसिकली ये इसी बारे में है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की बात करें तो ये 2005 के बारे में हम बात कर रहे हैं। 2005 इज़ वन ऑफ द 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पब्लिश्ड इन 1975, 1988, 2000 एंड 2005। बेसिकली अगर बात करें तो NCF 2 बार पब्लिश हो चुका है, एक 1975 में, एक 1988 में, 2000 में और 2005 में। तो बेसिकली इसमें हम बात करेंगे 2005 में जो NCF आया था, तो 4 बार ये आ चुका है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, हो सकता है और किसी के बारे में पूछ लिया जाए। तो जो भी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे इससे ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो आगे देख लेते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हम शॉर्ट में NCERT कहते हैं इन इंडिया। NCF हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 22 लैंग्वेजेस एंड हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द सिलेबस इन 17 स्टेट्स। बात अगर करें NCF की, तो NCF जो है 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है और 17 राज्यों में पाठ्यक्रम को इसने प्रभावित किया है, इन्फ्लुएंस किया है। तो ध्यान रखेंगे कितनी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो देखो NCF की अगर बात करें, NCF का मतलब देखो सबसे पहले तो दिया है कि व्हाट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसके बारे में जान लेते हैं। इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ स्कूल सिलेबी एंड राइटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड गिव्स गाइडलाइंस ऑन टीचिंग प्रैक्टिसेस। टीचिंग प्रैक्टिसेस कैसी होनी चाहिए, टीचिंग कैसी होनी चाहिए, शिक्षकों को किस बात पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, और जो सिलेबस है स्कूल का वो कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, ये सभी बातों पर जो है विचार किया जाता है इसके अंदर। और देखो बाकी जो NCF है वो भी यहाँ पर दिए हैं, लेकिन हमें फोकस करना है किस पर, 2005 पर। तो इसको ही हम देखेंगे। तो 2005 में क्या है, फोकस ऑन लर्निंग विदाउट बर्डन। इसका बेसिकली मोटो क्या रहा है, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बच्चों पर बर्डन के बिना लर्निंग होनी चाहिए। जिस तरह से वो बैग में इतनी सारी बुक्स उनके होती हैं, इतना सारा बस्ते का बोझ होता है, वो नहीं होना, या फिर रटंत पद्धति पर नहीं होना। तो लर्निंग जो है वो विदाउट बर्डन होनी चाहिए। रिडक्शन इन सिलेबस, यानी कि सिलेबस ऐसा नहीं है कि
इतना हो गया है कि बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो रिडक्शन होना चाहिए, जो मेन चीज़ें हैं वही सिलेबस में शामिल होनी चाहिए। इंक्लूडिंग एज अप्रोप्रिएट कंसेप्ट्स, यानी कि जो बच्चों की एज है उसके हिसाब से ही उसमें कंसेप्ट दिए जाने चाहिए, जिससे वो अपनी एज के अकॉर्डिंग सीख पाएँ। तो बेसिकली इन सभी बातों पर ये फोकस करता है NCF 2005। अब देखो, बात अगर करें कि वाई NCF 2005, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरत है NCF की आखिर। तो ये देखो, ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आजकल अगर आप स्कूलों की हालत देखें तो क्या है, देखो, स्कूल्स डिस्करेजिंग क्रिएटिव थिंकिंग एंड फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन। जो स्कूल हैं आजकल, जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसको तो हतोत्साहित कर रहे हैं, यानी कि उसको तो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, साइड रख दिया उसको तो। लेकिन फोकस किस पर कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं रोट मेमोराइजेशन, यानी रटंत पद्धति पर, रटाने पर जोर दे रहे हैं, रटाने पर जोर दे रहे हैं, जिससे कि बच्चे का डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा है। वो रटता है, एक क्लास पास करता है, वो दूसरी में पहुंच जाता है। तो उससे हो क्या रहा है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसकी थिंकिंग डेवलप नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ उसको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए उत्साहित किया जाता है, और इस तरह से वो एक एक सीढ़ी चढ़ करके अपनी क्लास पूरी करता रहता है, और उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है उस पढ़ाई का। दूसरी वजह क्या है NCF की, NCF को लाने की, नेग्लेक्टिंग द प्रेजेंट ऑफ चाइल्ड फॉर फ्यूचर एंड रिमूविंग इल्स ऑफ प्रेजेंट स्कूल एजुकेशन। भविष्य के लिए बच्चे के वर्तमान की उपेक्षा करना और वर्तमान स्कूली शिक्षा की बुराइयों को दूर करना। देखो, ज़्यादातर क्या होता है, बच्चे पर बर्डन डाला जाता है, भविष्य में आपको ये बनना है, आपको वो बनना है। भविष्य में उन्हें क्या करना है, उसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान की क्या कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, वर्तमान को एक तरह से नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और जो वर्तमान स्कूली शिक्षा में बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए NCF की ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा थर्ड पॉइंट की बात करें तो इनफ्लेक्सिबिलिटी इन क्लास, ओनली फोकसिंग ऑन एग्जाम्स एंड मार्क्स ऑफ चिल्ड्रन। ज़्यादातर क्या देखने को मिल रहा था स्कूलों में कि क्लास में जो है इनफ्लेक्सिबिलिटी थी, और ओनली फोकसिंग ऑन मार्क्स या फिर एग्ज़ाम्स, कि एग्ज़ाम्स हैं और पढ़ना है आपको, और मार्क्स जिसके ज़्यादा अच्छे हैं वही बच्चा ब्रिलियंट समझा जाएगा, और वही जो है सबसे इंटेलिजेंट समझा जाएगा। तो मार्क्स पर फोकस रहता था और सिर्फ एग्ज़ाम्स पर फोकस रहता था, इसी वजह से इनफ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती थी क्लास में। अब जो बच्चा नहीं ये रट पाता है चीज़ों को तो वो पीछे रह जाएगा, और जो इसमें आगे रहता है बच्चा वो आगे निकल जाएगा। तो इससे हम एक तरह से हम कह सकते हैं उनका जो हम इवेल्युएशन कर रहे हैं बच्चों का, वो भी सही तरह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो बच्चा क्रिएटिव है, क्रिएटिव थिंकिंग जो जिसके अंदर है, या फिर हम सभी बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों में हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा बच्चा क्रिएटिव है और कौन सा नहीं। तो एक तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ज़रूरत पड़ी NCF की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से, देखो, बच्चे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब नो जॉय इन लर्निंग, पढ़ाई को इन्जॉय नहीं कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, पढ़ाई एक बोझ हो जाती है। वही मैंने बोला था ना, 2005 का क्या मकसद रहा है, लर्निंग विदाउट बर्डन। लेकिन ये जो एग्ज़ाम्स या फिर मार्क्स का जो बर्डन रहता है, एक तरह से बर्डन बनता चला जाता है, बोझ की तरह बच्चों पर ये हावी हो जाता है, और दूसरा बस्ते का बोझ रहता है। मतलब बुक्स इतनी सारी भर जाती हैं जिनको बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। अब अगर बात करें बेसिक स्पिरिट बिहाइंड NCF 2005, तो NCF 2005 का क्या मकसद है, बेसिक स्पिरिट क्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो पहला पॉइंट अगर हम देखें, देखो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। यहाँ पर आप हिंदी में देख सकते हैं और यहाँ पर इंग्लिश में। कंस्ट्रक्टिविज्म एंड ऑटोनॉमी ऑफ स्टूडेंट, देखो बात करता है NCF 2005 कि बच्चा जो है उसके अंदर ऑटोनॉमी आए, मतलब वो खुद से करे, स्वायत्ता इसको हम बोलते हैं हिंदी में, और कंस्ट्रक्ट करे वो नॉलेज को, कंस्ट्रक्ट करे वो नॉलेज को, और अपने ब्रेन को वो थोड़ा सा क्या है स्प्रेड करे, मतलब कि उसको उसका जो ज्ञान है उसका विस्तार हो, एक तरह से वो कंस्ट्रक्ट करे खुद ही अपने अपने क्या कहते हैं नॉलेज को। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है, टीचर एज ए फैसिलिटेटर। टीचर को इन्होंने क्या माना है कि टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह होना चाहिए, एक गाइड के तौर पर होना चाहिए। वो सिर्फ बच्चे को गाइड करे और बच्चा खुद से ही सीखे, खुद से ही एक्सप्लोर करे वो चीज़ों को, लेकिन टीचर सिर्फ एक गाइड की तरह रहे। ये नहीं कि टीचर ही इसमें एक्टिव है और बच्चा जो है साइड में है, टीचर सिर्फ लेक्चर दे रहा है और लेक्चर के थ्रू उसके दिमाग में भरने की कोशिश कर रहा है, जबकि बच्चे को ही एक्टिव रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट है फ्रीडम टू लर्न एंड पार्टिसिपेट, लर्निंग विदाउट बर्डन।
देखो फ्रीडम होनी चाहिए बच्चे को सीखने की और पार्टिसिपेट करने की। मान लो आप एक बच्चे को प्रोजेक्ट देते हैं, तो उसको अगर आप कहेंगे कि इस चीज़ पर आपको मतलब इसमें मतलब रट के कुछ करना है या फिर आपको इस तरह से कुछ करना है, लेकिन अगर आप कोई प्रोजेक्ट ऐसा देंगे जिसमें कि वो स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे और एक तरह से वो खुद ही पार्टिसिपेट करेंगे उस चीज़ में, तो क्या होगा, ना तो उन पर बर्डन होगा और वो इन्जॉय के साथ वो उस चीज़ को सीख भी पाएंगे। तो ये क्या होगा, लर्निंग विदाउट बर्डन होगा। फिर है कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल। देखो नॉलेज जो है वो स्कूल के आउटसाइड भी वो कनेक्ट होनी चाहिए, ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो किताबों तक सीमित हो, स्कूल तक सीमित हो, क्योंकि हम बच्चे का क्या कर रहे हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिससे कि वो बाहर की दुनिया में भी उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो आउटसाइड स्कूल वाला जो वर्ल्ड है, उनका जो एनवायरनमेंट है, उससे भी वो कनेक्ट कर पाएँ उस नॉलेज को। तो इस तरह से हम बाहर की दुनिया से जोड़ करके उनको एग्जाम्पल देकर सिखा सकते हैं। नो रोड लर्निंग, तो नो रोड लर्निंग में वही बात है कि लर्निंग वो नहीं होनी चाहिए, रटने की पद्धति पर आधारित नहीं होनी चाहिए, उनको हमें करके सीखने देना चाहिए। अगर हम रटने के लिए बोलेंगे कि भाई ये वाला चैप्टर याद करो, ये वाला चैप्टर याद करो और ये वाले से एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाएगा, तो इस तरह से क्या होगा, हम एक तरह से रोट लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन अगर हम उसी पर एक प्रोजेक्ट उनको दे दें या फिर लर्निंग के लिए उनको एक्सप्लोर करने के लिए उन्हें हम कह सकते हैं गाइड करें, तो क्या होगा, वो रोट लर्निंग नहीं होगी, बल्कि वो खुद से ही प्रैक्टिकल करके चीज़ों को सीखेंगे। फिर है एनरिचिंग करिकुलम सो दैट इट गोज़ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें सिर्फ टेक्स्ट बुक तक ही सीमित रखना चाहिए लर्निंग को। करिकुलम जो है हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि टेक्स्ट बुक से भी बाहर जाए। पाठ्य पुस्तक जो है हमारी, सिर्फ उन तक ही वो ज्ञान सीमित ना रहे, बल्कि वो पाठ्य पुस्तकों से अलग भी होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं एनसीएफ ऑन सोशल स्टडीज़। देखो अब क्योंकि हम सोशल पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो एनसीएफ सोशल स्टडीज़ से क्या मतलब उसका रिलेशन है, किस तरह से उन दोनों का कनेक्शन है, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो देखो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, आप जिसमें भी समझ में आए उसमें देख सकते हैं। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 says that studying the social sciences provide learners the social, culture and interrelational skills required to adjust to an increasingly interdependent world। तो देखो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ का कहना है कि सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करने से शिक्षार्थियों को सामाजिक, सांस्कृतिक, अंतर संबंधात्मक कौशल प्रदान होते हैं जो एक तेजी से बढ़ते अंतर के साथ समायोजित करने के लिए आवश्यक होते हैं। देखो हम जो है सोशल वर्ल्ड में रहते हैं, जो हमारा जो सोसाइटी है उसमें हमें एडजस्ट करना आना चाहिए। तो ये सब कौन सिखाता है, ये हमें सिखाता है सोशल साइंस। अगर हम सोशल साइंस का अध्ययन करते हैं तो इससे जो है स्टूडेंट्स के अंदर सोशल स्किल्स, कल्चरल स्किल्स, जैसे कि हमारा कल्चर कैसा है, और इंटर रिलेशनल स्किल्स, ये सभी डेवलप होती हैं जो कि उसको एडजस्ट करने में हेल्प करती हैं सोशल वर्ल्ड में। तो इसलिए ज़रूरी है सोशल साइंस का अध्ययन। तो आगे अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ सोशल साइंस कंटेंट शुड एम एट रेजिंग स्टूडेंट्स अवेयरनेस थ्रू क्रिटिकली एक्सप्लोरिंग एंड क्वेश्चनिंग फैमिलियर सोशल रियलिटी। एनसीएफ के अनुसार सामाजिक विज्ञान सामग्री का उद्देश्य परिचित सामाजिक वास्तविकता की आलोचनात्मक खोज और पूछताछ के माध्यम से छात्रों की जागरूकता बढ़ाना है। देखो सोशल साइंस अगर हम पढ़ते हैं तो इससे हमारे क्या है, हम एक सोशल रियलिटी को जान पाते हैं और जिससे हमारी की जो क्रिटिकली जो एक्सप्लोरिंग जो हमारी स्किल्स हैं वो भी डेवलप होती हैं और क्वेश्चनिंग के माध्यम से क्या होते हैं, हम जागरूक होते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो जागरूक होते हैं। तो सोशल रियलिटी का देखो कभी कहीं कहीं जिक्र आता है, प्रीवियस ईयर में देखना, तो ये जो है इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन रहता है। तो सोशल रियलिटी की जहाँ बात होती है वो हमारे लिए एक पॉजिटिव आंसर हो जाता है, तो ऑप्शन में इसका ध्यान रखेंगे। बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी आप इसको समझ पाएंगे। अब और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है द टीचिंग ऑफ द सोशल साइंसेस मस्ट अडोप्ट मेथड्स दैट प्रमोट क्रिएटिविटी, एस्थेटिक्स एंड इमेजिनेशन पावर ऑफ चाइल्ड। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्रामेटाइजेशन एंड रोल प्ले आर सम स्ट्रेटजीज दैट कुड बी एम्प्लॉयड। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐसे तरीके अपनाने चाहिए, मतलब ये क्योंकि देखो हम पेडागोजी पढ़ रहे हैं
पेडागोजी में बेसिकली हम ये जानते हैं कि उस सब्जेक्ट को हमें कैसे पढ़ाना चाहिए। तो उसमें भी इसमें यही चीज़ बताई जा रही है कि सोशल साइंस जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें ऐसे तरीके हमें अपनाने चाहिए जो कि बच्चों की जो क्रिएटिविटी है या फिर एस्थेटिक्स जो स्किल्स हैं उसकी, या फिर जो उसकी इमेजिनेशन पावर है वो बढ़ाए। अब जैसे अगर हम सोशल लाइफ का एग्जांपल दे करके कहें कि भाई ये जो है आपके सोसाइटी में अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो आप उससे कैसे टैकल करेंगे, इस तरह से अगर हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि देखो वो सोशल हमारी स्किल से जुड़ा हुआ है, तो उसमें अगर हम बच्चों से इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या करेंगे, वो थोड़ा सा सोचेंगे, उससे क्या होगा, इमेजिनेशन पावर उनकी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, अपने हिसाब से वो आंसर करेंगे। तो इसके शिक्षण में हमें ये सब तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि बच्चों की ये सब स्किल्स जो हैं वो डेवलप हों। इसमें हम देखो कई तरह की चीज़ें अपना सकते हैं, रणनीतियाँ जो हैं वो हम अपना सकते हैं, जैसे कि समस्या समाधान या फिर नाट्यकरण यानी ड्रामेटाइजेशन, ड्रामा करके हम बच्चों को समझा सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई टॉपिक उनको दे सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या फिर रोल प्ले कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ पर, किसी पर्टिकुलर इंसान पर हम रोल प्ले कर सकते हैं कि जैसे होता है आपका स्पेशल चाइल्ड होते हैं जैसे जो चल नहीं सकते या फिर जो मतलब सुन नहीं सकते या फिर जो बोल नहीं सकते, उनके लिए हम रोल प्ले करवा सकते हैं कि उस रोल में आप खुद को रख करके देखो कि आपको कैसे लगता है। तो ऐसा ही एक टॉपिक आपके पॉलिटी में भी है, तो उसमें वही है मकसद सोशल साइंस पढ़ाने का कि ये सभी स्किल्स हम डेवलप कर पाएँ। और तरीके हम ये अपना सकते हैं जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, नाट्यकरण और रोल प्ले, इनके थ्रू हम ये जो स्किल्स हैं बच्चों की डेवलप कर सकते हैं। अब और अगर हम देखें तो देखो एनसीएफ ऑन सोशल स्टडीज़ में और क्या चीज़ें हैं, लर्न हाउ सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड, मैनेज्ड एंड गवर्न। तो जानें कि समाज कैसे संरचित, प्रबंधित और शासित होता है। बच्चों को ये जानने में मदद करेंगे हम कि वो कैसे स्ट्रक्चर उसका है समाज का, सोसाइटी का, और कैसे वो मैनेज होती है, कैसे चलती है, मतलब अपने आप ही कैसे चलती है वो, यानी कि वो शासन करना, शासित कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उसके लिए, ये सभी जो है स्किल्स हम बच्चे में डालें जिससे कि वो इन सब चीज़ों को समझ पाए। ग्रो अप एज एक्टिव, रिस्पॉन्सिबल एंड रिफ्लेक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, समाज के सक्रिय, जिम्मेदार और चिंतनशील सदस्यों के रूप में विकसित हों। हम बच्चों के अंदर ऐसी स्किल्स डेवलप करें जिससे कि वो समाज में एक्टिव रहें। एक्टिव मेंबर मतलब हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें, इसके अलावा वो जिम्मेदार हों, हर चीज़ के लिए सोसाइटी में क्या चीज़ें हो रही हैं उनको लेकर के जिम्मेदार रहें। अपने जो जिम्मेदारी है जैसे सोसाइटी में जो है साफ़ सफाई रखना, या सोसाइटी में जो है शांति बना करके रखना, यानी कि अपनी तरफ से कोई ऐसी अभद्र किसी पर टिप्पणी ना करना, या फिर चिंतनशील सदस्यों के रूप में विकसित हों, ये हम प्रयास करेंगे अपनी टीचिंग के थ्रू। अप्रिशिएट वैल्यूज़ एनरिच्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान में जो समृद्ध मूल्य हैं उनकी सराहना करें। वैसे हिंदी में इसमें थोड़ा सा फेरबदल हो जाता है, जो मतलब वास्तविक होता है इसका वो नहीं दिखता। तो देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हुई हैं जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि हम सभी का आदर करें, या फिर जैसे अब अनटचेबिलिटी वाला जो हमारा प्रावधान है संविधान में, उन सब के बारे में जानने, जैसे उन सब के बारे में जानना ज़रूरी है जिससे कि वो सबकी रिस्पेक्ट कर सकें, किसी को ऊंचा या नीचा ना समझे, सभी को समान समझें। तो संविधान के मूल्यों के बारे में भी जानना उनको ज़रूरी है, जो कि हम ही बताएंगे सोशल साइंस के माध्यम से। तो सोशल साइंस में आपको पता ही है 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं, हिस्ट्री, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, और आपका ज्योग्राफी होता है और इकोनॉमिक्स होता है। तो वही है इसका मकसद कि सोशल साइंस जब हम पढ़ा रहे हैं, यानी कि इन चारों सब्जेक्ट्स को जब हम पढ़ा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, वही सब पॉइंट्स हैं इसमें जो कि हमें ध्यान रखने हैं, क्या क्या उनके अंदर डेवलप करना है उसको पढ़ाते टाइम, क्या क्या चीज़ें उनको आनी चाहिए। तो मकसद हमारे ये सब होने चाहिए सोशल साइंस पढ़ाते समय, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक्वायर प्लेजर इन रीडिंग बाय प्रोवाइडिंग दैम विद एन्जॉयबल रीडिंग मटेरियल, देखो उन्हें मनोरंजक पठन सामग्री प्रदान करके हम पढ़ने में आनंद प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि उन्हें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ दें, जैसे कि हम पिक्चर्स के थ्रू चीज़ों को समझाएं, जैसे कि मैंने इसमें भी इंक्लूड की हैं कुछ पिक्चर्स, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं, जो हमारा रीडिंग मटेरियल है उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं, इंजॉयबल बनाएं, जिससे कि बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट लें। अगर मैं भी इस पीपीटी को सिंपल वे में रखती और कोई इसमें कलरफुल चीज़ें नहीं होती, पिक्चर्स नहीं डालती, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। वही बात है हर चीज़ में, हर तरह से अगर हम पढ़ाते हैं तो वो थोड़ा सा
अट्रैक्टिव लगना चाहिए, इंजॉयबल रखना चाहिए, जिससे कि पढ़ने में थोड़ा सा आनंद आए, प्लेजर मिले। लर्न टू रेस्पेक्ट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, लाइफस्टाइल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो जैसे हर इंडिविजुअल की अपनी राय होती है, हर किसी का अपना लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है। जैसे कि हमारे जो समाज में विविधता आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग कल्चर के लोग मिलेंगे, तो सांस्कृतिक प्रथाएं अलग अलग मिलेंगी, अलग अलग प्रैक्टिसेस मिलेंगी, कल्चरल प्रैक्टिसेस। जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, या फिर कोई नॉर्थ इंडियन है या फिर साउथ इंडियन है, सबके कल्चर अलग होंगे, लाइफस्टाइल अलग होगा, सबकी अपनी राय होगी। तो सभी का जो है सम्मान करना सीखें बच्चे, उनको ये सिखाएं। ऐसा ना हो कि कोई अलग से कोई पर्टिकुलर इंसान अगर आ जाता है, किसी अलग अलग सोसाइटी से आ जाता है, किसी अलग क्षेत्र से आ जाता है, तो उसका वो अपमान करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को सबका सम्मान करना सिखाना ज़रूरी है हमें। उसके बाद है अंडरटेक एक्टिविटीज़ दैट विल हेल्प देम डेवलप सोशल एंड लाइफ स्किल्स। ऐसी गतिविधियां करें जो उन्हें सामाजिक और जीवन कौशल विकसित करने में मदद करें। देखो, अगर हम सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो मेन हमारा मकसद क्या है कि सोशल स्किल्स उनके अंदर डेवलप करें। सोशल और लाइफ स्किल्स, ये सबसे ज़रूरी बात है जिसका हमें ध्यान रखना है सोशल साइंस पढ़ाते वक्त। तो सोशल साइंस पेडागोजी में बेसिकली हम यही चीज़ जान रहे हैं कि बच्चों को हमें सोशल साइंस पढ़ाना कैसे है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आगे और क्लासेस लेने के लिए। हमारी आप कंटेंट की क्लासेस भी देख सकते हैं, जिसमें कि अभी मैं पॉलिटी करा रही हूँ, फिर ज्योग्राफी होगा, फिर हिस्ट्री भी मैं कराऊंगी। यानी कि पूरा आपका सोशल साइंस का कंप्लीट पैकेज आपको यहीं पर मिल जाएगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।